वेलकम स्टूडेंट्स, एस के सांगवान हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। लेटेस्ट हिंदी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। प्रिय विद्यार्थियों, मैं संदीप कुमार, हिंदी प्राध्यापक, आपके सामने आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरो भाग 1 के गद्य खंड के प्रथम अध्याय नमक का दरोगा पाठ के अभ्यास के प्रश्नोत्तरों की दोहराई के लिए प्रस्तुत हूँ। शुरू करते हैं अभ्यास के प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों? उत्तर, कहानी का प्रमुख पात्र नायक वंशीधर, प्रमुख पात्र भी है नायक भी है, वंशीधर हमें सर्वाधिक प्रभावित करता है। कहानी के सभी पात्रों में वंशीधर ही आदि से अंत तक, मतलब प्रारंभ से लेकर आखिर तक कर्तव्यपरायण, धर्मनिष्ठ एवं चरित्रवान बना रहता है। भले ही उसे उसका पिता रिश्वत लेने की सलाह देता है, उसके चारों ओर का समाज भ्रष्टाचार से परिपूर्ण है, फिर भी वह कमल के फूल की भांति कीचड़ में रहते हुए उससे ऊपर उठकर मानवीय एवं नैतिक जीवन मूल्यों का पालन करता है। जब सारा समाज उसके विरुद्ध खड़ा था तो भी उसने अपना सत्यनिष्ठा का मार्ग नहीं छोड़ा। भ्रष्ट वकीलों, न्यायाधीशों व अन्य कर्मचारियों की भांति वह धन के हाथों नहीं बिका और न ही धन की शक्ति के आगे झुका। मुकदमा हार जाने पर भी उसे अपने पर गर्व अनुभव हुआ था। वह एक चरित्रवान युवक है, इसलिए वंशीधर हमें कहानी के सभी पात्रों में से सर्वाधिक प्रभावित करता है। प्रश्न नंबर 2, नमक का दरोगा कहानी में पंडित अलोपीदीन के व्यक्तित्व के कौन से दो पहलू या पक्ष उभर कर आते हैं? उत्तर, पंडित अलोपीदीन कहानी का प्रमुख पुरुष पात्र है। कहानी के कथानक में गतिशीलता उसके चरित्र के कारण बनी रहती है। उसके व्यक्तित्व के दो प्रमुख पहलू उभर कर सामने आए। प्रथम पहलू है अशुभ अथवा भ्रष्टाचारी व्यक्तित्व, अशुभ या भ्रष्टाचारी व्यक्तित्व। कहानी के आरंभ में पता चलता है कि वह नमक के व्यापार में खूब हेराफेरी करता है, कर्मचारियों को रिश्वत देकर अपने सभी गलत व गैर कानूनी कार्य भी करवा लेता है। उसे अपने धन की शक्ति का बहुत घमंड है। वह स्वयं तो भ्रष्टाचारी है ही, उसने सरकारी कर्मचारियों को रिश्वत दे देकर भ्रष्ट कर दिया है। वह अंधेरे में बड़े आराम से चोरी का व्यापार करता है। उसने लालच देकर न्यायालय के न्यायाधीशों और वकीलों को भ्रष्ट कर दिया और दोषी होने पर भी वह न्याय को अपने पक्ष में कर लेता है। ऐसे भ्रष्ट व्यक्ति की कभी प्रशंसा नहीं की जा सकती। समाज के सामने वह इज्जतदार और सम्माननीय बना रहा और वास्तव में वह हर गलत काम करता है। इस प्रकार उसका दोहरा चरित्र अशुभ है। दूसरा पहलू है शुभ व्यक्तित्व। कहानी के आरंभ में वह वंशीधर को तरह तरह के लालच देकर भ्रष्ट करना चाहता है और न्यायालय में न्याय को अपने पक्ष में करके उसे नीचा दिखाता है। कहानी के अंत में यही अलोपीदीन वंशीधर की कर्तव्यपरायणता और धर्मनिष्ठता की तारीफ करता है। इतना ही नहीं, उसे सम्मान पूर्वक अपनी सारी संपत्ति का प्रबंधक नियुक्त करता है। उसकी यह गुणग्राहकता हमें प्रभावित करती है। उसके व्यक्तित्व का यही शुभ पक्ष है। तो दोनों पक्ष हैं, एक भ्रष्टाचारी व्यक्तित्व है और कहानी के अंत में शुभ व्यक्तित्व भी है, अच्छा व्यक्तित्व है, गुणों को पहचानने वाला व्यक्तित्व है। प्रश्न नंबर 3, कहानी के लगभग सभी पात्र समाज की किसी न किसी सच्चाई को उजागर करते हैं। निम्नलिखित पात्रों के संदर्भ में पाठ से उस अंश को उद्धृत करते हुए बताइए कि यह समाज की किस सच्चाई को उजागर करते हैं। पहला पात्र है वृद्ध मुंशी, दूसरा पात्र वकील और तीसरा है शहर की भीड़। तो हम प्रथम पात्र से लेते हैं वृद्ध मुंशी। वृद्ध मुंशी के चरित्र से तत्कालीन समाज के भ्रष्ट चरित्र का परिचय मिलता है। वह एक ऐसा पात्र है जो अपने बेटे को रिश्वत लेने के लिए प्रेरित करता है। समाज में आज भी ऐसे अनेक लोग हैं जो अपने बच्चों को रिश्वत व ऊपरी आय बनाने के परामर्श देते हैं। इस संदर्भ में वृद्ध मुंशी द्वारा वंशीधर को कहे ये शब्द देखिए, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहां कुछ ऊपरी आए हो। गर्ज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है, यह मेरी जन्म भर की कमाई है।
तो ये बातें मुंशी वंशीधर के पिता वृद्ध मुंशी ने कही। दूसरा पात्र है वकील। आज के युग में वकीलों के जीवन का मुख्य लक्ष्य कानूनी व गैर कानूनी काम की चिंता किए बिना धन कमाना है, कि काम कानूनी हो या गैर कानूनी, उनकी चिंता बस क्या है, धन कमाना। जब अंग्रेजी सरकार ने नमक पर पाबंदी लगा दी तो नमक के दारोगा का पद महत्वपूर्ण हो गया। तब सभी वकील अपनी वकालत छोड़कर नमक के दारोगा बनने की इच्छा व्यक्त करने लगे थे। वे दरोगा बनने को महत्वपूर्ण समझने लगे। सरकारी व गैर सरकारी वकील न्याय की जीत पर खुश होने की अपेक्षा अपने मुवक्किल की जीत पर खुश होते हैं। वे न्याय का गला घोटे जाने पर भी खुश होते हैं। न्याय के रक्षक ही जब भक्षक बन जाएं तो न्याय की यह सबसे बड़ी पराजय है। दोषी एवं भ्रष्टाचारी अलोपीदीन के पक्ष में फैसला होने पर वे कितने खुश होते हैं। वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। तीसरा, शहर की भीड़। शहरवासियों की भीड़ सदा ही तमाशे जैसा मजा लेती है। उन्हें तो अलोपीदीन जैसे नए नए भ्रष्टाचारी लोग देखने में आनंद आता है। यद्यपि वे स्वयं भी भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, किंतु किसी भ्रष्टाचारी की कलई खुलने पर उसे पापी कहने और उसका जुलूस निकालने से भी नहीं चूकते। पठित कहानी से ये पंक्तियां देखिए। जब दूसरे दिन पंडित अलोपीदीन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियां, हृदय में गलानी और क्षोभ भरे, लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्याकुल न होती होंगी। भीड़ के मारे छत और दीवारों में कोई भेद न रहा। प्रश्न नंबर 4 है, निम्न पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहां कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है, जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि होती है। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। यह किसकी उक्ति है? इसका प्रथम प्रश्न है, यह किसकी उक्ति है? उत्तर देखो, यह उक्ति वंशीधर के बूढ़े पिता की है। इसका दूसरा भाग है, मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है? मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद इसलिए कहा गया है क्योंकि यह रोज रोज खर्च होकर घटता रहता है। यह मिलता तो मास में एक बार है और अगले दिन से घटते घटते जल्दी ही समाप्त हो जाता है। तीसरा भाग, क्या आप एक पिता के इस वक्तव्य से सहमत हैं? नहीं, हम एक पिता की इस बात से सहमत नहीं है। हमारा मत है कि ऊपरी आय से ग्लानि उत्पन्न होती है तथा चारित्रिक पतन होता है। ईमानदारी से कमाया हुआ धन भले ही वह वेतन के रूप में हो, वास्तविक प्रसन्नता उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 5। नमक का दारोगा कहानी के कोई दो अन्य शीर्षक बताते हुए उनके आधार को भी स्पष्ट कीजिए। उत्तर, नमक का दारोगा कहानी के अन्य दो शीर्षक ये हो सकते हैं, असत्य पर सत्य की जीत और दूसरा ईमानदारी। पहला शीर्षक देखो, असत्य पर सत्य की जीत। यह शीर्षक कहानी की मूल समस्या से जुड़ा हुआ है। वंशीधर सत्यता के पथ पर चलता है और सेठ अलोपीदीन असत्य के पथ पर। वास्तव में भले ही वंशीधर को हार का मुंह देखना पड़ा, किंतु अंत में भ्रष्टाचारी और असत्य पथगामी अलोपीदीन वंशीधर के सामने गिड़गिड़ाता नजर आता है, उसके गुणों की प्रशंसा करता है। इससे सिद्ध है कि असत्य पर सत्य की जीत हुई है। दूसरा शीर्षक है ईमानदारी। यह शीर्षक कहानी के उस मर्म को छूता है जो सबको प्रभावित करता है। ईमानदारी का पथ जितना कठिन और संघर्षमय है, उतना ही मूल्यवान एवं सम्माननीय भी। प्रश्न नंबर 6 देखो, कहानी के अंत में अलोपीदीन के वंशीधर को मैनेजर नियुक्त करने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। आप इस कहानी का अंत किस प्रकार करते? कहानी के अंत में अलोपीदीन वंशीधर को अपनी सारी संपत्ति का स्थायी प्रबंधक नियुक्त कर देता है। इसके पीछे मुख्य तर्क यह है कि अलोपीदीन का किसी पर भी विश्वास नहीं है, क्योंकि उसने भ्रष्टाचारी एवं रिश्वतखोर लोग ही देखे हैं। उसने धन की शक्ति से सबको पराजित होते देखा है। केवल वंशीधर ही अकेला ऐसा व्यक्ति था जिसने उसके धन को ठुकरा दिया और धर्म और ईमानदारी के पथ पर डटा रहा।
उसके इन्हीं महान गुणों को देखकर अलोपीदीन ने अपनी संपत्ति की सुरक्षा हेतु कर्मठ, कठोर एवं ईमानदार वंशीधर की नियुक्ति की थी। मैं इस कहानी का अंत इस प्रकार करता क्योंकि कहानी के अंत में भ्रष्टाचारी अलोपीदीन का हृदय परिवर्तन हो गया था। उसकी ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा और सत्यपरायणता जैसे गुणों में आस्था हो गई थी। इसके साथ आपके प्रथम 6 प्रश्न पूरे होते हैं। आशा है आपको समझ में आए होंगे। बाकी के बचे हुए शेष प्रश्न अगले वीडियो में समझाएंगे। उक्त प्रश्नों को आप ध्यान से पढ़ेंगे, सुनेंगे, अपनी कॉपी में लिखेंगे और स्मरण करेंगे। धन्यवाद।